Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of July 2022. 18 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। सबसे पहले शुरू करते हैं आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब दे सकते हैं और ये अच्छी प्रैक्टिस भी कराएंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स की। चूँकि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट्स हैं जो कि इंडिया में लोकेटेड हैं? फर्स्ट इज़ आमरी, सेकेंड इज़ बनवाली, थर्ड इज़ लोथल, फोर्थ इज़ बालाकोट। आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड की कौन कौन सी सिटीज़ इंडिया में लोकेटेड हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1 2 3, 2 3, 2 3 4 या 1 4। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेट्रोपोलिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फर्स्ट इज़ गनवेरी वाला, सेकेंड इज़ रखीगढ़ी, थर्ड इज़ धौलावीरा या फोर्थ इज़ हड़प्पा। करेक्ट कोड आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कौन से मेट्रोपोलिसेस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। क्वेश्चन नंबर 3 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऋग्वेदा। पहला स्टेटमेंट है द टर्म काऊ हैज़ बीन मेंशन्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड नो अदर एनिमल इज मेंशन्ड सो फ्रिक्वेंटली। सेकेंड स्टेटमेंट है वैदिक पीपल फ्रिक्वेंटली प्रे टू प्रजा यानी कि चिल्ड्रन एंड पशु यानी कि कैटल। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो ये तो रहे 3 सवाल आपके सामने। आई होप आप इनका आंसर देने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से अटेम्प्ट करेंगे। मैं आंसर बताता हूँ, आप इनको मैच कर लीजिए। सबसे पहला सवाल मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट्स इंडिया में लोकेटेड हैं, तो इसका आंसर है बनवाली और लोथल। आमरी और बालाकोट दोनों ही पाकिस्तान में लोकेटेड हैं। बनवाली और लोथल आप सबको पता होगा कि इंडिया में लोकेटेड है, जिसमें लोथल आपका गुजरात में लोकेटेड है। और आपको बताना है बनवाली कहाँ लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। आप बताइएगा बनवाली कहाँ लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेट्रोपोलिस क्या थे, तो मोहनजोदड़ो तो सबको पता है कि सबसे बड़ा था। उसके बाद जो थी वो आपका हड़प्पा, गनवेरी वाला, रखीगढ़ी और धौलावीरा, ये चारों ही आपके मेट्रोपोलिसेस थे। इंडिया में जो सबसे बड़ा था वो रखीगढ़ी था, आपको ये भी बता दूं मैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे पूछा था ऋग्वेद के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सबसे अधिक बार एनिमल मेंशन्ड है वो अश्व है यानी कि हॉर्स है, ना कि काऊ। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो 2 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है वाई इज़ $1 इक्वल्स टू 1 यूरो। तो पहली बात तो ये कि क्यों $1 1 यूरो के बराबर है, और दूसरा क्यों कोई करेंसी अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट करती है दूसरे करेंसी के रिस्पेक्ट में, आपको ये भी बताना है। ठीक है ना, कि क्यों कोई करेंसी अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट करती है। तो आई होप यू विल आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। तो दिस इज़ द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली न्यूज़ आपको दिख रही होगी कि गवर्नमेंट ने अमेंड किया है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो क्या है ये अमेंडमेंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को अमेंड करके ये कह दिया है कि अब जो नेशनल फ्लैग है वो पॉलिएस्टर का भी बनाया जा सकता है या फिर किसी दूसरे मशीन मेड फैब्रिक का बनाया जा सकता है, बिसाइड्स द ट्रेडिशनल हैंड वोवन खादी। पहले क्या था कि खादी था, लेकिन अब क्या बोलते हैं उन्होंने कि पॉलिएस्टर या किसी भी दूसरे मशीन मेड फैब्रिक के द्वारा इसको बनाया जा सकता है। ठीक है ना। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब आया था, तो 26 जनवरी 2002 में ये इफेक्ट में आया था। याद रखिएगा, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 26 जनवरी 2002 में इफेक्ट में आया था। इसके अलावा दिस एक्ट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द लॉज, कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्चुअली किससे रिलेटेड है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या कोड है, किस तरीके से स्टैंडर्ड सेट हैं फ्लैग के लिए, वो सारे डिसाइड करता है कौन, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया।
साथ ही साथ ये भी बताता है कि किस तरीके से फ्लैग जो है वो डिस्प्ले होगा, चाहे वो आपका किस तरह से ऑफिस में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, इन सारी चीज़ों को भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? फ्लैग कोड ही करता है। फ्लैग कोड का जो क्लॉज 2 है वो कहता है कि देयर शेल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग। मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वैसे डिस्प्ले में, लेकिन जो ऑनर डिग्निटी मेंटेन करनी है फ्लैग की, किस समय उसको ऊपर रखना है, किस तरफ उसको लो करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन डिस्प्ले ऑल दीज नेशनल फ्लैग्स एंड ऑल, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ अभी क्या है कि अब देखो अमेंडमेंट क्या है। अमेंडमेंट ये एक्चुअली में ये फ्लैग कोड में ये कह दिया है कि अब नेशनल फ्लैग को आप पॉलिस्टर या मशीन मेड फ्लैग से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कॉटन, पॉलिस्टर, वूल, सिल्क, खादी, इन सारी चीज़ों से आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कुछ लोग उसका अपोज भी कर रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट ने क्यों अमेंड किया? तो गवर्नमेंट ने इसलिए अमेंड किया ताकि जो हर घर तिरंगा प्रोग्राम है उनका, हर घर तिरंगा प्रोग्राम, उसकी सक्सेस के लिए। क्यों? क्योंकि जब खादी था तो थोड़ा ज़्यादा महंगा होता था ये फ्लैग, लेकिन जब पॉलिस्टर या किसी भी मैन मेड प्लास्टिक या इस तरीके से बन सकता है ये, तो फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगी। तो ये हर घर तिरंगा कैंपेन जो गवर्नमेंट का है, जिसको कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75th एनिवर्सरी के उसमें उन्होंने किया था, है ना, कि हर सिटीज़न अपने घर में नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करे। तो वो जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसकी सक्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसको करना। वहीं पे अपोजिशन क्या बोल रहा है कि भाई अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इससे तो फिर वही है कि जो नेशनल मूवमेंट के समय खादी के साथ जो लोगों के भाव एसोसिएटेड थे वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। सेकंड, लोगों ने कहा है कि इससे फिर चाइना जैसी कंट्रीज़ को ज़्यादा मदद मिलेगी क्योंकि वो पॉलिस्टर इन सब में महारत हासिल कर चुके हैं। तो ये दो इश्यूज़ हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो है वाराणसी इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैंने कल भी आपको बताया था इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, कब ये बना, कौन कौन से मेंबर हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि 2017 में इसमें इंडिया पाकिस्तान को ऐड किया गया था। अभी रिसेंटली इसमें ईरान और बेलारूस को ऐड किया जाने वाला है। तो आई थिंक दिस समिट विल ऐड द ईरान एंड बेलारूस ऑल्सो इन दिस SCO। और इसका एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स मैंने आपको बताया था, तो वो सारी चीज़ें भूलना मत, वो याद रखना, है ना। और साथ ही साथ वाराणसी जो सिटी है दैट इज़ सेट टू बी डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड कैपिटल टूरिज्म ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार का जो SCO समिट है वो कहाँ हो रहा है? वो समरकंद उज़्बेकिस्तान में हो रहा है। कहाँ पे? समरकंद उज़्बेकिस्तान में। आई थिंक नेक्स्ट ईयर का जो होगा वो इंडिया में होगा, इन द वाराणसी ओनली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। अगली जो न्यूज़ है वो है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। यानी कि अगर अभी रिसेंटली टाइम्स मैगजीन ने लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस निकाली है, तो उसमें जो है अहमदाबाद एंड केरला जो है, अहमदाबाद एंड केरला, दे आर लिस्टेड अमंग द 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेसेस टू एक्सप्लोर, है ना। तो टॉप 50 में अहमदाबाद और केरला भी इंक्लूड हुए हैं फॉर 50 मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस टू एक्सप्लोर। तो ये भी आप एक चीज़ जो है वो याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ आपको फ्रंट पेज में ही दिख जाएगी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टुडे। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन आज है, तो थोड़ा पहले हम बातें कर लें। इंडियन प्रेसिडेंट आपको पता होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज के सिस्टम से इलेक्ट होते हैं, है ना। और इलेक्टोरल कॉलेज में इसके इलेक्शन को मॉनिटर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्टर कॉलेज में होता है कौन कौन है? तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे इलेक्ट हो रहे हैं वो मेंबर्स। तो ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स जो रहते हैं वो ही केवल आते हैं आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है ना। आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से डील करता है, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से डील करता है, 56 टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट से डील करता है, 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन से डील करता है, 58 क्वालिफिकेशन से डील करता है। एंड ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये भी पता होना चाहिए कि जब प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है उसके लिए नॉमिनेशन के पहले 50 इलेक्टर्स और 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, है ना। 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। एंड प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स जो होते हैं वो केवल एक ही कैंडिडेट को कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि 2 कैंडिडेट को बैक कर रहे हैं, वो केवल एक ही को कर सकते हैं। एंड ये जो 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर्स वाला रूल है ना, ये
में 1974 में इम्प्लीमेंट किया गया था। दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1974 बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वैसे बहुत ही मतलब अनरूली टाइप के नॉमिनेशंस आने लगे थे, तो उनको रोकने के लिए किया गया था, ठीक है ना। एंड इसमें वोट जो होता है MP MLA का वो अलग से कैलकुलेट किया जाता है पॉपुलेशन के बेसिस में, इन सारी चीज़ों के बेसिस में। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। एंड वोट जो होते हैं वो उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। उसके बाद इलेक्शन होता है, हर कैंडिडेट अपने एक जो लोग वोट कर रहे हैं वो अपनी एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना, तो पूरी लिस्ट बनाते हैं कि नंबर 1 पे किसको चुन रहे हैं, नंबर 2 पे किसको चुन रहे हैं। उसके बाद इस तरह से वोट चेंज होते होते फाइनली इलेक्शन होता है ना। तो ये दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। अब अपोजिशन ने मार्गरेट एल्वा को अपने वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के रूप में खड़ा किया है। तो कल मैंने आपको बताया था जगदीप धनखड़ के बारे में। जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो NDA के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। वहीं पे अपोजिशन ने अब मार्गरेट एल्वा को वाइस प्रेसिडेंशियल पोल के लिए नॉमिनेट किया है। तो दैट इज़ अ गुड चॉइस। देखते हैं कि किस तरीके से आगे ये चुनाव लेता है। कल मैंने आपको वैसे पूरा वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी बताया था। डिफरेंस केवल इतना होता है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट का होगा उसमें आपके केवल इलेक्टेड होंगे, है ना, लेकिन इसमें आपके इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों आते हैं इसके इलेक्टोरल कॉलेज में। लेकिन प्रेसिडेंट वाले में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, इसमें आपका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहती है। ये एक डिफरेंस था जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ आप देख सकते हैं, ब्राउन शुगर सीज्ड इन मणिपुर। तो मणिपुर से ब्राउन शुगर मिला है। तो ब्राउन शुगर होता क्या था, क्योंकि जब मैंने शुरू में उसको सर्च किया था तो इसमें मुझे वही आ रहा था कि शुगर जो ब्राउन कलर का हो जाए, जो हाफ उसमें कर दे मोलासिस के कारण वो होता है, लेकिन एक्चुअली में ब्राउन शुगर एक ड्रग होती है। हेरोइन आप सबको पता होगा कि एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है ड्रग मॉर्फिन का, ठीक है ना। हेरोइन इज़ अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ द ड्रग मॉर्फिन। प्योर हेरोइन जो होती है दैट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होती है एंड उसको रेफर किया जाता है एज वाइट शुगर, ठीक है ना। जो अब्यूज़र्स हैं जो यूज़ करते हैं उसको वो वाइट शुगर बोलते हैं। अगर पुअर क्वालिटी ऑफ हेरोइन है, अगर हेरोइन की क्वालिटी पुअर है तो वाइट नहीं होती बल्कि ब्राउन कलर की होती है। तो जो इन्फीरियर क्वालिटी की हेरोइन होती है उसको ब्राउन शुगर बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दिस इज़ ब्राउन शुगर, इन्फीरियर क्वालिटी हेरोइन। अगर गुड क्वालिटी हेरोइन होगी तो वो वाइट शुगर कहलाएगा, यानी वाइट कलर का होगा क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में। और हेरोइन जो होता है वो अपने आप में सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है ड्रग मॉर्फिन का। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगली न्यूज़ आप देख सकते हैं, हाउ एशियन गेम्स पेव्ड द वे फॉर अनायोत्तू। अनायोत्तू जो है वो केरला में एक प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे न्यूज़ आइटम्स आपको पता होने चाहिए। तो अनायोत्तू क्या है, इट्स एन एनुअल रिचुअल, याद रखिएगा, इट्स एन एनुअल रिचुअल एट श्री वदक्कुनाथन टेम्पल। वदक्कुनाथन टेम्पल है त्रिशूर में, ठीक है ना, श्री वदक्कुनाथन टेम्पल त्रिशूर में है। अनायोत्तू वहाँ का एनुअल रिचुअल है जिसमें 50 से ज़्यादा एलिफेंट्स को फीड किया जाता है स्पेशल फूड, ठीक है ना। 50 से ज़्यादा एलिफेंट्स को स्पेशल फूड फीड किया जाता है एंड दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू प्रोपिटिएट द लॉर्ड गणेश। लॉर्ड गणेश को खुश करने के लिए ये किया जाता है, 50 एलिफेंट्स को फीड किया। तो अनायोत्तू प्रोसेस याद रखेगा, वदक्कुनाथन टेम्पल त्रिशूर में ये होती है प्रोसेस, और 50 एलिफेंट्स को फीड किया जाता है, स्पेशल डाइट दी जाती है, ठीक है ना। एंड दिस इज़ इन ऑर्डर टू प्रोपिशिएट द लॉर्ड गणेशा एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट ही विल रिमूव द ऑब्स्टेकल्स ऑफ द लाइफ, है ना। तो ये माना जाता है। अब एक्चुअली में हुआ क्या था कि पूरम नाम का एक एलिफेंट था जो कि 1982 में जब एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, पूरम नाम का एलिफेंट था 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे, वहाँ पे उसको भेजा गया था एंड ऑल द वे फ्रॉम केरला इट ट्रेवल्ड टू न्यू दिल्ली एंड वहाँ पे उसने, ये फोटोग्राफी आपको दिख रहा होगा, है ना, द एलिफेंट बीइंग टेकन ऑन अ ट्रेन फॉर ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन गेम्स। तो उस ओपनिंग सेरेमनी के लिए गया था ये पूरम नाम का एलिफेंट। तो तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अनायोत्तू। आगे आपको एक फोटोग्राफ दिख रहा होगा, ये बोनालू। तो बोनालू इज़ अ फेस्टिवल बेसिकली। बोनालू फेस्टिवल जो है तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल भी है ना। एंड यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा कि जो मेल हैं वो ड्रेस होते हैं एज पोथराजू। पोथाराजू यानी कि ब्रदर ऑफ गॉडेस काली। पोथाराजू कौन है, ब्रदर ऑफ गॉडेस काली। एंड जो विमेन है दे कैरी बोनम। बोनम इज़ अ ट्रेडिशनल ऑफरिंग ऑफ पॉट ऑफ राइस फॉर द गॉडेस, ठीक है ना। तो गॉडेस काली के लिए बोनम एक नाम का एक दे कैरी द ट्रेडिशनल ऑफरिंग। एंड जो मेल है देखो वो ड्रेस्ड है एज पोथराजू द ब्रदर ऑफ गॉडेस काली। बोनालू फेस्टिवल याद रखिएगा तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं।
आप लोग के लिए एक अच्छी बात है कि आज के एडिटोरियल्स आप चाहें तो पूरे स्किप कर सकते हैं। देखो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इन एडिटोरियल्स का आपको कोई यूज़ नहीं आएगा। चाहे आप ये फोटोग्राफ वाला देख लो, ठीक है ना, चाहे आप ये सारे के सारे आप आज इलेक्टोरल या कहना चाहिए कि पॉलिटिकल ज़्यादा है। लैकलस्टर प्रेसिडेंशियल रेस इन द मेकिंग, ये भी किसी काम का नहीं है। बाइडेन इन्वेस्टिगेशन, ये भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। फिर आपका ये प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसमें भी वही पॉलिटिक्स वाला केवल महाराष्ट्र में जो हुआ उसके ऊपर ये पूरा लिखा गया है। द सेंट एंड द सिनर, ये आरएसएस के लिए लिखा गया है। तो अपन आज सारे एडिटोरियल आप स्किप कर सकते हैं। मैंने आपको टाइटल्स दिखा दिए हैं, अब आप पढ़ भी लेंगे या कोई आप एडिटोरियल एनालिसिस देख भी लें जिसमें कि ये सारे एडिटोरियल की हो, तो भी आपके किसी काम का नहीं है। तो सेव योर टाइम। आज आप नहीं भी पढ़ेंगे इन एडिटोरियल्स को तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये अगला आर्टिकल देख लीजिए, वाइस केरला प्रोटेस्टिंग द सुप्रीम कोर्ट्स ESZ नोटिफिकेशन। अब ये आपको पता होगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये एक मैंडेटरी कहा है कि जितने भी इको सेंसिटिव जोन्स हैं वहाँ पे मिनिमम 1 किलोमीटर का आपको डिमार्केटेड बाउंड्री रखना पड़ेगा प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में, जहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैबिटेशंस आप अलाउ नहीं करेंगे। अब केरला इज़ एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी विद दैट नोटिफिकेशन। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? रीज़न सिंपली बीइंग दैट कि अगर आप स्टेट को देखें, केरला स्टेट को देखें, तो लगभग 30% ऑफ केरला इज़ फॉरेस्टेड लैंड, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट्स ऑक्यूपाइज 48% ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। वहीं पे जो नेटवर्क ऑफ लेक्स, कैनाल्स, वेटलैंड्स अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें मिला करके बहुत छोटा सा एरिया रह जाता है जहाँ पे 3.5 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ केरला हैज़ टू ऑक्यूपाई दैट, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए कि बहुत थोड़े एरिया में 3.5 करोड़ लोग रहेंगे कैसे। तो वहाँ की आप पॉपुलेशन डेंसिटी भी अगर आप देखें तो वो 900 पर्सन्स आपको दिखेगी पर स्क्वायर किलोमीटर, 900 पर्सन्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अपने आप में, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के केरला का ये कहना है कि इतना जब प्रेशर है ऑलरेडी यहाँ पे, डेमोग्राफी का इतना प्रेशर है, तो अब जो हैबिटेशंस ऑलरेडी है उनको कैसे हटाएं। फॉर एग्जांपल पेरियार हो गया, या कम से कम 10 प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऐसे हैं केरला के जहाँ पे उन्होंने ज़ीरो यानी कि एक भी प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर की डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं दी है। तो ये काफ़ी इशू हैं जो कि चलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई मैंडेटरी आपके पास 1 किलोमीटर का होना चाहिए। वहीं पर 10 से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऐसे हैं केरला के जहाँ पर कोई भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के डेमोग्राफिक प्रेशर तो है ही, वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर भी है। ऑब्वियसली लोगों को अगर हटाएंगे तो नुकसान होगा चुनाव में भी उनको। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं आपस में एक कोलाइड कर रहे हैं, इसीलिए जो केरला है दैट इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द ESZ नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ के लिए उन्होंने एक भी आपका मतलब नहीं दिया है नोटिफिकेशन, तो उनको एक्सक्लूड किया है फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज़ एंड ऑल, है ना। तो ये काफ़ी बड़ा एक इशू है जो कि केरला के लिए चल रहा है। तो यहाँ देखो लिखा है एटलीस्ट 10 प्रोटेक्टेड एरियाज़ विच वर अर्लियर मार्क्ड एज 0, मतलब कि जिनको पहले एक भी 1 किलोमीटर की जो बाउंड्री देनी थी वो नहीं दी थी उन्होंने, तो वो अभी भी चल रहा है इशू, ठीक है ना। सेकेंड न्यूज़ आपको पता होगी, कर्नाटका में PSI रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, है ना। और इन्वेस्टिगेशन के बाद काफ़ी सिस्टमेटिक वे में अनकवर किया गया कि किस तरीके से पूरा का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसको रिग्ड था, है ना। एंड टॉप जो IPS ऑफिसर्स थे वो भी इन्वॉल्व थे इसमें, है ना। द स्कैम वॉज फाउंड टू हैव बीन मास्टरमाइंडेड एट द लोकल लेवल इन कलबुर्गी बाय कांग्रेस पॉलिटिशियंस, एंड इसके अलावा जो उस समय के पुलिस चीफ्स थे वो भी इन्वॉल्व थे। तो ये दिस वाज वन ऑफ द इश्यूज विच वाज देयर, है ना, इसको याद रखिएगा। अब ये एलन मस्क ने ट्विटर ख़रीदने से मना कर दिया, बीच में आपको पता होगा। तो अब ये ट्विटर ने डेलावेयर कोर्ट है वहाँ पे अप्लाई किया है कि भैया कैसे ये कर सकते हैं, है ना। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द कंपनसेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि ट्विटर ने पहले खरीदने का बोला, फिर मना कर दिया। तो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में से इतनी ही न्यूज़ आइटम्स थे, आप देख लीजिए। बाकी कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैं आपको बोलूँ कि भैया इंडिगो का प्लेन कराची चला गया ये तो वो सारे सही नहीं लगेंगे, है ना। लोन वेवर्स का ज़रूर एक न्यूज़ था कि जो फार्मर्स के लिए वेवर्स अनाउंस किए जाते हैं उसमें केवल जो हेल्प रियल बेनिफिट मिला है केवल 50% ऑफ द फार्मर्स को ही बेनिफिट मिला है। रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें बोला गया कि ओनली अबाउट हाफ ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशरी जो थे उनमें से इंटेंडेड जितने बेनिफिशरीज होने चाहिए थे उनमें से केवल 50% को ही लोन वेवर्स का फ़ायदा मिला है ना। दैट वाज द थिंग।
तो ये आप फैक्ट के लिए याद रख सकते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। दूसरा कि पैक्ड कर्ड, पनीर और जो आटा है उसमें 5% का GST आज से लगना शुरू होगा। कस्टमर्स विल हैव टू पे 5% ऑफ GST ऑन पैक्ड पनीर, कर्ड एंड आटा, ये सब चीज़ है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल रूम जिनका रेंट 5,000 से ज़्यादा है उसमें GST लगेगा ना, तो दैट इज़ अनदर थिंग। होटल रूम्स जिनका टैरिफ 1,000 से ज़्यादा है उनमें भी लगेगा। मैप्स, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें, एटलसेस, इन पे 12% की GST अट्रैक्ट होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, कुछ नए GST में चेंजेस हैं वो किए गए थे। अच्छा, GST काउंसिल का तो आपको पता होगा ना, 279A के तहत वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और GST काउंसिल में सभी स्टेट्स के जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और GST काउंसिल को हेड करता है आपका जो फिनेंस मिनिस्टर होता है, वो हेड करता है GST काउंसिल को। और जितने भी डिसीजंस है GST काउंसिल में वो 3/4 ऑफ द वोट से लिए जाते हैं, ठीक है ना। 3/4 ऑफ द वोट से वो लिए जाते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. अब जब न्यूज़ नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती आपका टाइम नहीं ख़राब करूँगा कि न्यूज़ नहीं है तो भी आपको बताता रहूँ, है ना, 1 घंटे 2 घंटे तक. So that is not our way. I hope you got clarity. इंडिया ने सीरीज़ जीत ली है. So that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.